आप सभी सिविल सेवक आकांक्षियों का बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिक श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आइए आज के विषय पर हम लोग नजर डालते हैं जो बहुत ही जरूरी है। ये जो तस्वीर आपको यहाँ दिख रही होगी इससे आप भली भांति परिचित होंगे और इसमें से जरूर किसी न किसी कंपनी, ये जो यहाँ तस्वीर दिख रही है वीवो, ओप्पो, एमआई और ये जो हुआई है, इससे जुड़े मोबाइल आपके पास अवश्य ही होंगे। और यह जो कंपनी है आपके साथ 24 घंटा साथ में रहती है, यानी कि मोबाइल। आप अगर आखिरी चीज़ कोई देखकर सोते हैं तो वो मोबाइल है, और उठने के बाद कोई अगर पहली चीज़ देखते हैं तो वह क्या है, मोबाइल ही है। पहले लोग सोने से पहले ईश्वर को याद करते थे और उठने के पहले भी ईश्वर को याद करते थे, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ। आज लोग सोने से पहले मोबाइल देखते हैं और उठने के पहले भी सबसे चीज़ क्या होती है तो मोबाइल ही होती है। रात को भी दूर नहीं रखते, बाजू में ही रखते हैं। किसी का फ़ोन आ गया तो, किसी का मैसेज आ गया तो, ठीक है निजी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी तो ये जो कंपनियां हैं अभी ये भारत में कठिनाई का सामना कर रही हैं। भारत सरकार इनके पीछे लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, क्या कारण है, आइए इसको आगे के स्लाइड्स में जानने का प्रयास करते हैं। चीन की तकनीकी कंपनियां भारत में व्यापक जांच के दायरे में है, यह खबर है। हुआवेई कार्यालयों में आयकर छापा पड़ा है। यहाँ पर इनकम टैक्स एक बार मेरे को भी बोल दिए, कौन, कि सरकार की काफ़ी आलोचना करते हो, आयकर का छापा पड़वा देंगे। मैं बोला साहब मैं तो अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, मेरे यहाँ भूगोल, इतिहास, समसामयिकी की किताबें छोड़कर क्या ही मिलेगा, और अगर फिर भी फंसाना चाहोगे तो हम भी आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जो भी है तो आयकर छापा पड़ा। 5G दूरसंचार परीक्षणों से बहिष्करण और अनुसंधान सहयोग पर बढ़ते प्रतिबंध के बाद चीनी दूरसंचार प्रमुख, अच्छा देखिए इसके जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर भी छापा पड़ा है। और इस छापा के कारण वो जो अपना R&D जो गतिविधि है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो गतिविधि है, उसको भी कम कर सकता है हुआवेई। और हुआवेई के अलावा वीवो, शाओमी और ओप्पो के भी कार्यालयों की पिछले कुछ महीनों में तलाशी ली गई है, ये भी खबर है। ऐसा माना जाता है कि यह देश में चीनी कॉरपोरेट प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकारी उपायों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते वर्ष 1962 से कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं, सदैव ही तनावपूर्ण रहे हैं। कोई न कोई गतिविधि सीमा पर होती रहती है। जो मुख्य तनावपूर्ण सीमा है वो है लद्दाख गैलवान वैली, और 2020 में वहाँ एक झड़प हुई थी जहाँ कुछ भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तब से रिश्ते तो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत और चीन के बीच में जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है उसका मुख्य कारण है सीमा विवाद। चीन और भारत की 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, और इस पूरे सीमा को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक तो वेस्टर्न हो जाता है, एक तो ये वाला जो आप देख रहे होंगे लद्दाख वाला, यह वेस्टर्न हो जाता है। उत्तराखंड हिमाचल वाला सेंट्रल हो जाता है, और इधर आप देख रहे होंगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाला ईस्टर्न पार्ट हो जाता है। तो वो तो पूरा अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, और इधर जो लद्दाख वाला है जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी काफ़ी ज़्यादा विवादित है। ऊपर से चीन हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता का विरोध करता है, हमेशा वीटो का प्रयोग करता है। जो भारत में जो संसद के भारत में जो ऐसे आतंकवादी जो भारत में कई खतरनाक हमलों को अंजाम दिए हैं, संसद पर हमला, मुंबई पर हमला, गुजरात पर हमला, मंदिरों पर हमला और अन्य भी कहीं जो भी हमले हुए हैं, तो उससे जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, जब भारत उनको अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव लाता है तो वहाँ भी चीन वीटो का प्रयोग करता है। और जो चीन है,
पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रोड बना रहा है, और इस रोड बनाने में उसने ना ही भारत से बात की, क्योंकि पीओके पे तो पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन वो तो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसे में ये कुछ प्रमुख गतिरोध हैं भारत और चीन के बीच में, जो रिश्ते तनावपूर्ण नहीं हो रहे हैं, और इस तनावपूर्ण रिश्तों का जो प्रभाव है वो आर्थिक रिश्तों में भी आता है, और उसी के तहत आप ये देख रहे होंगे यह गतिविधि चल रही है। आगे स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न चीनी कंपनियों के खिलाफ क्या आरोप हैं? भारत में वीवो, शाओमी और ओप्पो पर मोटे तौर पर कर चोरी, टैक्स इवेजन, अवैध प्रेषण, इलीगल रीएमिटेंस। तो यहां पर क्या है? टैक्स इवेजन नंबर एक आरोप है। दूसरा आरोप आप वहां देख रहे होंगे अवैध प्रेषण है। अवैध प्रेषण का मतलब क्या है? तो इलीगल रीएमिटेंस है। रीएमिटेंस है। नंबर 2 हो गया ये। आगे देख लेते हैं तीसरा आरोप क्या है इन पर। तीसरा आरोप क्या है? जाली पहचान, फेक आइडेंटिटी। फेक आइडेंटिटी का मतलब अभी बता रहे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, समझे भी ना आगे ना बढ़ी है, कभी भी ना बढ़ी है। फेक आइडेंटिटी का मतलब है वो कई सारी कंपनियां बनाती हैं। जैसे अभी ये मान लो कि एमआई है, एमआई एक दूसरी कंपनी बनाएगी, हो सकता है वो भारत में हो, और हो सकता है वो भारत के बाहर कहीं चीन में ही हो, अमेरिका में ही हो, हांगकांग में ही हो, ताइवान में भी हो। तो फिर यहाँ का पैसा कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना, यहाँ के प्रॉफिट को वहाँ दिखाना, इधर का काम उधर, इसकी टोपी उसके सर वाला हिसाब है। तो उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर फेक आइडेंटिटी और गलत सूचना, यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मलेशियस इन्फॉर्मेशन। तो ये आरोप हैं, और इन्हीं आरोप के तहत इनके जो कार्यालय हैं वहाँ पर आयकर का छापा पड़ रहा है। इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट, और यह राजस्व मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और राजस्व मंत्रालय के तहत तो कार्य करते हैं, लेकिन यह किस कानूनों के तहत जांच करता है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इकोनॉमिक फगेटिव एक आर्थिक भगौड़ा अधिनियम 2018। आर्थिक भगौड़ा अधिनियम में जगह की कमी पड़ रही है मित्रों, तो थोड़ा इसको मिटा के मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को न हो। तो जो आर्थिक भगौड़ा अधिनियम 2018, और यह क्या है? तो इसको भी लिख देता हूं, धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002। और एक और बच गया क्या? तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इस 3 अधिनियमों के तहत ये जो प्रवर्तन निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वह कार्यवाही करता है, और इसको हैंडल करने का काम राजस्व मंत्रालय करती है। और ईडी ने शाओमी की भारत इकाई से 5,551.27 करोड़ जब्त किए हैं। किसने किए हैं? तो ईडी ने किया है। कहाँ से किया है? तो शाओमी से किया है। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के कुछ प्रावधानों को उल्लंघन के कारण किया गया है। देखिए आ गया फेमा। तो फेमा का मतलब क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आगे देखते हैं। इसी प्रथा को जारी रखते हुए जुलाई में ईडी ने देश में 48 वीवो, ये तो शाओमी का था, अब बारी किसकी है? वीवो की। कहाँ जाओगे? 48 वीवो के कार्यालयों पर खोजबीन किया गया। ईडी ने कार्यवाही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा एक एफआईआर के संदर्भ में की है। वीवो पर धन शोधन अधिनियम, धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत किया गया। देखिए 2 अधिनियम आ गए। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा
जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कब अधिनियमित हुआ था? 2002 में। फेमा कब? 1999 में। ओप्पो पर भी कस्टम अधिनियम 1962 के तहत कार्यवाही किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो चीन की कंपनियां है, जो वो तो चीन की कंपनियां हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, शाओमी हो गया, या फिर जो हुआवेई हो गया, इस पर भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में कार्यवाही हो रहे हैं। चाहे वो बात यूनाइटेड किंगडम की हो, चाहे वो बात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हो, चाहे वह बात जर्मनी की हो, फ्रांस में, कई देशों में ये जो चीनी कंपनी है, विशेष रूप से जो दूर संचार कंपनी है, टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, उस पर कार्यवाही की जा रही है। तो वो क्यों की जा रही है, तो उसका मोटा मोटा मैं आपको सारांश देता हूं। उन पर आरोप है कि ये जो चीनी कंपनियां हैं, चीनी सरकार के कहने पर चीनी सरकार के कहने पर जासूसी का काम करती है। तो इन पर मुख्य जासूसी का आरोप है, और जासूसी के जरिए एक कंपनियां अपने मोबाइल में, अपने इक्विपमेंट में, अपने नेटवर्क में कुछ ऐसी चीज इंस्टॉल कर देती है जिससे उस देश की संवेदनशील गुप्त जानकारियों को चुराकर चीन के पास भेज दिया जाता है। तो इसी के आरोप में पूरे विश्व भर में चीनी दूरसंचार कंपनियों पर कार्यवाही की जा रही है। आइए इसी को देखते हैं। विश्व भर में चीनी कंपनियों को दूरसंचार सेवाओं के प्रदान के लिए बहिष्कार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इन देशों में भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। इस तथ्य के बावजूद कि चीनी कंपनियां घरेलू कंपनियों की तुलना में सस्ती दरों पर सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। आप जानते हैं कि जो वीवो है, ओप्पो है, शाओमी है, या फिर हुआवेई है, यह सैमसंग और आईफोन जैसे कंपनियों, LG हो गया, पैनासोनिक हो गया, इनकी तुलना में कम कीमत पर ही जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उपलब्ध कराते हैं। बावजूद इसके सरकार इन पर प्रतिबंध लगा रही है, इनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। तो इसका कारण क्या है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। तो जासूसी है। सिर्फ साइबर हमले ही नहीं, साइबर अटैक भी होते हैं, बॉम्बे में हुआ था। सिर्फ साइबर हमले ही नहीं, चीन ने अपने साइबर जासूसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार अनुबंधों और गतिविधियों का भी उपयोग किया है। इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा चीन टेलीकॉम, हुआवेई और ZTE जैसी चीनी कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया दूरसंचार नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक संरचना बुनियादी ढांचा है। ये संरचना बोल दिया, संचार है। इस चिंता के एक हालिया उदाहरण में अमेरिका हुआवेई के इस जासूसी गतिविधि की जांच कर रहा है कि देश में सेल टावरों को गियर से लेस किया गया है। गियर एक उपकरण होता है जो सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइलों से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और जिसे चीन में प्रेषित किया जा सकता है। अमेरिका और चीन के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा गतिरोध बढ़ गया है। अभी ताइवान को लेकर, उससे पहले उनके बीच में व्यापार युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका का मानना है कि वह अपने जो नेटवर्क है उनमें गियर कर देता है, फिर वो जो गियर है इंफॉर्मेशन चुरा सकता है और चीन को भेज सकता है और अमेरिका को कमजोर कर सकता है। कई असरों पर चीन पर एक संप्रभु राष्ट्र के महत्वपूर्ण संवेदनशील सूचनाओं की जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से साइबर हमलों का आरोप लगाया गया है। उत्तर अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा है कि अक्टूबर 2020 मुंबई ब्लैकआउट को चाइना लिंक्ड हैकर समूह रेड इको द्वारा दोनों देश की सेनाओं के बीच गैलवान घाटी संघर्ष पश्चात एक उत्तरवर्ती कार्यवाही के रूप में अंजाम दिया गया था। 2020 में मुंबई में ब्लैकआउट हुआ और इसको कौन अंजाम दिया था, तो रेड इको कंपनी। क्यों दिया गया था? क्योंकि गैलवान घाटी में जो घटना हुई थी तो उसी का बदला लेने के लिए रेड इको हैकर समूह ने मुंबई में ब्लैकआउट को अंजाम दिया था। केवल संप्रभु राष्ट्र ही नहीं, वोडाफोन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी राज्य प्रायोजित इस तरह के हमलों के बारे में बात की है। पिछले साल मार्च में कन्या साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफिरा ने बताया चीनी राज्य समर्थित समूह ने भारतीय निर्माता कंपनी भारत बायोटेक एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को निशाना बनाया था। भारत बायोटेक
आप जानते हैं कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये दोनों भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी हैं और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और इन्होंने ही कोरोना वायरस से भारत को मुक्त कराया है। अगर इन दोनों कंपनियों के आंकड़ों को, इन दोनों कंपनियों के सिस्टम को अगर हैक कर लिया जाएगा तो भारत में वैक्सीन नहीं बन पाएंगे और भारत अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। तो इसको भी कुछ चीनी जो या फिर चाइनीज हैकर ने इसको भी निशाना बनाया था, ऐसी खबर है। भारत में चीनी दूरसंचार कंपनियों के विकास में जिस चीज ने मदद की है वह कीमत संवेदनशील बाजार में इसकी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक है, जो इस समग्र स्मार्टफोन बाजार में 31% योगदान देता है। भारत में जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें से ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन ही हैं, आप ये भी जानते हैं। इसीलिए चीनी उत्पादों के लिए एक आदर्श प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापन खोजने के लिए एक तत्कालिकता उभरी है। न केवल भारत बल्कि कई अन्य देश चीनी उत्पादों पर निर्भर हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो मोबाइल का एक बड़ा हिस्सा चाइनीज मोबाइल फोन है, अगर हम लोग इसको बाहर कर देंगे तो उस गैप को कौन भरेगा? तो उस गैप को भरने के लिए हमारे पास पहले विकल्प है, मतलब विकल्प उपस्थित हो, तभी हम लोग इस गतिविधि को हम लोगों को अपनाना चाहिए। यहाँ और भी छोटे छोटे तथ्य हैं, उनको आप जरूर पढ़िएगा साथियों। अगला हम लोग देख लेते हैं, यूरोप समेत चीन और अमेरिका में सूखे का प्रकोप। यूरोप में तो पिछले साल 500 वर्षों में सबसे भीषण अकाल, गर्मी एवं रिकॉर्ड तोड़ तापमान। साथियों, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव दिख रहा है। यूरोप में जो अभी इस वर्ष सूखा आया है वो पिछले 500 वर्षों में सबसे अधिक भीषण है। इससे पहले जो सूखा आया था वो 1540 में जो बहुत भीषण था, उसके बाद इस वर्ष का जो सूखा है वह बहुत ज्यादा भीषण है उसके बाद से। तो यूरोप में यह क्यों हो रहा है? इस वर्ष यूरोप के जंगलों में लगने वाली आगों की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ लिखे हुए हैं कि यूरोप में किस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है। वहाँ जंगल में आग लग रहे हैं, मिट्टी में नमी की कमी हो गई है, सूखा छा गया है, नदियों में पानी इतना कम हो गया है कि वहाँ जहाज नहीं चल पा रहे हैं। यूरोप एक विकसित महाद्वीप है और वहाँ पर जल मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग के साथ साथ जो जल मार्ग भी काफी विकसित है और नदियों में अगर पानी नहीं होगा तो जल मार्ग कैसे काम करेंगे। तो ये कुछ स्थिति लिखी हुई है यूरोप की, इसको आप पढ़ेंगे जरूर। और ये आगे भी कुछ बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है कि उनकी नदियों में पानी सूख चुका है और यहाँ पर कुछ कारण लिखे हुए हैं क्यों ऐसा हुआ है। इस वर्ष वहाँ काफी ज्यादा हीट वेव की संख्या देखी गई थी। अभी आगे के कुछ सेशन में मैं इस सूखे के कारण पर चर्चा करूंगा। आप यहाँ भी फीडबैक दीजिए कि मुझे अलग अलग विषयों पर विशेष रूप से वीडियो बनाना चाहिए या एक ही वीडियो बनाना चाहिए। साथियों, जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मुझे बताइए कि जैसे यूरोप का ये समस्या हो गया, इस पर अलग से वीडियो बनाई जाए कि एक समग्र वीडियो बनाई जाए। तो मैं आप लोगों के अनुशंसा का प्रतीक्षा करूंगा। उम्मीद है कि कुछ तो अनुशंसा आएगा, अगर आएगा तो थोड़ा सा मेरा मन अच्छा हो जाएगा, नहीं भी देंगे तो पर ही मैं जारी रखूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।